हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपके अपने चैनल सोशल विद सविता पर। आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट है विज्ञान, उसका एनुअल सैम्पल पेपर करेंगे बच्चों, जो आपके 2025-26 के पेपर में आने वाले हैं। और ये डीओई की तरफ से जारी किए गए थे आपके लिए, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एग्ज़ाम आपका 60 अंकों का होने वाला है। समय आपको मिलेगा 2.5 घंटे का। ठीक है बच्चों, तो ज़्यादा देर न करते हुए हम शुरू करते हैं। मैंने इसमें आपके लिए आंसर्स बहुत ही आसान भाषा में बनाया है, ताकि आपको रटना ना पड़े और देखकर समझकर याद हो जाए, ताकि आप इसको आसानी से कर पाएँ। कैसे पेपर में एग्ज़ाम देते हैं और कैसे हम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों प्रश्न नंबर 1 है खंड क में। प्रश्न नंबर 1 है 1 से 12 में सही विकल्प चुनें। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 में 12 क्वेश्चन है, एक एक नंबर के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पादपों में प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए, ऑक्सीजन और जल, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। तो ऑप्शन डी हो जाएगा आपका इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है। प्रश्न नंबर 2 है, वनोन्मूलन के परिणाम हो सकते हैं। तो ये है आपका ए ऑप्शन, पृथ्वी का तापमान में कमी, वर्षा की मात्रा में वृद्धि, बाढ़ और मिट्टी का कटाव, वातावरण में अधिक ऑक्सीजन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा, बाढ़ और मिट्टी का कटाव। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों, प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। दूध का दही बनना, जल का जमना, जल में चीनी घोलना, और चौथा है मोम का पिघलना। तो ऑप्शन है दूध का दही बनना। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। ठीक है। अब चलते बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निषेचन। निषेचन के पश्चात पुष्प का कौन सा फल बनता है। तो अंडाशय, बीजांड, वर्तिकाग्र और परागकोश। तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका अंडाशय। ठीक है बच्चों। प्रश्न नंबर 5 पे चलते हैं, अनुपचारित वहित मल को नदी में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि यह ए ऑप्शन है, जल में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाता है, दूसरा जल को प्रदूषित कर जलीय जीवों को मार देता है, तीसरा हानिकारक जीवाणुओं को मारता है, और चौथा है जल की गुणवत्ता में सुधार करता है। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा बी, जल को प्रदूषित कर जलीय जीवों को मारता है। ठीक है, मार देता है। प्रश्न नंबर 6 है, विद्युत परिपथ में फ्यूज का क्या कार्य है। ए ऑप्शन है आपका, विद्युत धारा में वृद्धि, दूसरा है अधिक विद्युत धारा होने पर परिपथ तोड़ देना, सी ऑप्शन है विद्युत धारा का मापन, और डी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा को संचित करना। तो ऑप्शन बी हो जाएगा आपका बच्चों, अधिक विद्युत धारा होने पर परिपथ तोड़ देना। मतलब फ्यूज लगाने का ये फायदा है कि ओवरलोड अगर आपके घर में हो जाता है, तो वो फ्यूज बहुत पतली सी तार होती है, जिसको अगर ओवरलोड उस पर आता है तो वो पिघल जाता है, मतलब मेल्ट हो जाता है, जिसकी वजह से आपके जो उपकरण है, महंगे उपकरण घर में जो भी लगे हुए हैं, तार हैं, आग लगने से भी बच जाता है, और महंगे उपकरण खराब होने से भी बच जाते हैं। इसलिए फ्यूज का जरूरी है घर में लगना। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। ह्यूमस का निर्माण होता है रेत और मिट्टी के मिश्रण से, पौधों और जानवरों के अवशेषों के अपघटन द्वारा, सी है मिट्टी के जल के वाष्पन के द्वारा, और डी है प्रकाश संश्लेषण के कारण हरे पादपों द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा बच्चों इसका, पौधों और जानवरों के अवशेषों के अपघटन द्वारा। ठीक है, जो डिकम्पोज हो जाते हैं उसके द्वारा होता है। और प्रश्न नंबर 8 पे चलते हैं, तांबे की तार को एक सिरे पर गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म हो जाने का कारण है क्या। संवहन, विकिरण, चालन, परावर्तन। तो ऑप्शन सी हो जाएगा आपका चालन। ठीक है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा स्वच्छता सुधारने हेतु कम लागत वाला यथास्थान वहित मल निपटान तंत्र नहीं है। ठीक है, तो सेप्टिक टैंक हो गया ए, बी हो गया रासायनिक शौचालय, सी हो गया खुली नाली प्रणाली, और डी है कंपोस्टिंग पिट। तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, खुली नाली प्रणाली। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। बैटरी 2 या 2 से अधिक सेल का संयोजन, जिसमें ए है एक सेल का धनात्मक टर्मिनल आपके सेल के अगले सेल के धनात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है, बी है एक सेल का ऋणात्मक टर्मिनल अगले सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है, और सी है एक सेल का धनात्मक टर्मिनल अगले सेल के ऋणात्मक टर्मिनल से जुड़ा होता है, और डी है सेल आपस में जुड़े नहीं होते। तो इसका भी हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे आपका, अवसादन टंकी के निचले भाग में जमा ठोस पदार्थ कहलाता है क्या। ए है कंपोस्ट, बी है स्कम, डी है वहित माल, और डी है स्लज अपक। तो ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें
स्लज अपंग। ठीक है। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से किस यौगिक का निर्माण चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित करने से होता है जिसके कारण चूने का पानी दूधी रंग का हो जाता है? पहला ऑप्शन है कॉपर सल्फेट, दूसरा है बेकिंग सोडा, तीसरा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और डी है कैल्शियम कार्बोनेट। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। ये देखिए आपका प्रश्न नंबर 2 और प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4। इसमें देख लीजिए तीनों क्वेश्चंस आपके दिए, यहाँ पर स्पेस नहीं है जिसके कारण हम इसको आपको यहाँ पे नहीं आंसर दे सकते। इन क्वेश्चंस को देख लीजिए, वैसे क्वेश्चन हमने आपके लिए वहाँ भी लिखा है। ए और बी में से किसी एक का उत्तर देना जो आपको अच्छे से आता है। अगर ए आता है तो ये देंगे और बी आता है तो आप बी देंगे। ठीक है, कोई एक ही करना है आपको। ठीक है, सी है आपका। इसमें चलते हैं थर्ड में, पुष्प कोश पादनों का जनन अंगों को कहा जाता है। वैव फिल्म एवं स्पैग्रो में आलिंगन प्रजनन एक दूसरे से किस प्रकार भिन्न होता है? ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन। और ये आपको फोर्थ में भी आपको दोनों ऑप्शन में से एक करना है। ठीक है, ये ऑप्शन करना है या तो बी ऑप्शन करना है जो आपको अच्छे से आता है। तो प्रश्न नंबर 2, 3 और 4 को हम करेंगे, यहाँ पे स्पेस नहीं है इसके लिए। ठीक है, तो बच्चों प्रश्न नंबर 2 पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 का ए है, सहजीवी संबंध क्या होता है? राइजोबियम फलीदार पादपों का संबंध सहजीवी क्यों कहलाता है? ठीक है, तो चलते हैं हम इसके उत्तर पर। उत्तर है बच्चों, सहजीवी संबंध जब दो जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं और आवास और पोषक तत्व तो साझा करते हैं तो उसे हम सहजीवी कहते हैं। ठीक है, सहजीवन। राइजोबियम फलीदार पौधों की जड़ों में रहकर उन्हें नाइट्रोजन देता है और बदले में पौधा उसे भोजन और आश्रय देता है। ठीक है, इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है बच्चों। अब 2 का बी में चलते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। पहला है परजीवी पादप, दूसरा है कीटभक्षी पादप, तीसरा है मृतजीवी और फोर्थ है विषमपोषी। चलिए उत्तर में चलते हैं। परजीवी का हो जाएगा अमरबेल, कीटभक्षी का हो जाएगा घटपर्णी, पीचर प्लांट ऐसा प्लांट होता है जिसके अंदर कीड़े मकोड़े जाते हैं, फूल जैसा दिखता है, उसके अंदर वो कैद कर लेता है उनको। तीसरा है मृतजीवी कवक मशरूम और फोर्थ है आपका विषमपोषी मानव और शेर। ठीक है, इस तरह से प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पर। यह है आपका प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों, पुष्प कोपादमों का जन्म अंगों को क्या कहा जाता है? बायोफिल्म एवं स्पाइग्रोगरा से अलैंगिक प्रजनन एक दूसरे के किस प्रकार भिन्न होता है? तो उत्तर बच्चों, जनन अंग और प्रजनन। पुष्प में नर और मादा जनन अंग होते हैं जो बीज बनाने में मदद करते हैं। ठीक है, अब बायोफिल्म में वनस्पतिक प्रवर्धन प्रतियों द्वारा होता है, जबकि स्पाइग्रा में खंडन टुकड़ों में टूटकर द्वारा अलैंगिक जनन होता है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 पर। सूचक क्या होता है? प्राकृतिक सूचकों के 2 उदाहरण बताइए। तो उत्तर है सूचक वे पदार्थ जो विलयन की अम्लीय या क्षारीय प्रकृति की पहचान करने के लिए रंग बदलते हैं। उदाहरण हल्दी, लिटमस। ठीक है, अब अथवा में चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। फिनाप्थलीन अम्लीय और क्षारीय विम्लीय विलयन को पहचानने के लिए किस प्रकार सहायता करता है? तो उत्तर है फिनाप्थलीन यह अम्लीय विलयन में रंगहीनता रहता है और क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। ठीक है, तब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 5 पर। ये देखिए प्रश्न नंबर 5 है, असमान गति को प्रभावित कीजिए यदि एक कार। इस क्वेश्चन को भी हम करते हैं दूसरे पेज पर। ये छठा क्वेश्चन भी आपका जो ए और बी में से कोई एक को उत्तर देना है आपको। तो ये है आपका ए, यहाँ से यहाँ तक ए है आपका, और ये यहाँ से यहाँ तक आपका बी है। ये बी आपका ऑप्शन है। इन दोनों को करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 को। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका प्रश्न नंबर 7 और प्रश्न नंबर 8। ठीक है, इनको भी हम करते हैं ये क्वेश्चंस को। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों, असमान गति को परिभाषित कीजिए यदि एक कार 45 किलोमीटर प्रति घंटे की एक समान चाल से चलती है तो 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा? तो इसका उत्तर कैसे चेक करेंगे बच्चों? तो टाइम इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस बाई स्पीड। ठीक है, तो 120 बटे में आपको हो जाएगा 45, 45, और जो आपको ये डिवाइड होके आएगा 2.66 आएगा। ठीक है, तो 6 जब रिपीटेशन होता है तो हम उसे 7 ले लेते हैं। तो ही इसका आंसर है आपका 120 में से 45 किलोमीटर को हमने डिवाइड किया तो 2.67 लगभग 2 घंटे 40 मिनट में
हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 5 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 6 पर। कारण बताइए। तो प्रश्न नंबर 6 है आपका, अमीबा में पाचक रस खाद्य घानी में स्रावित होते हैं। तो उत्तर है पोषक भोजन को पचाने में। ठीक है। सेकंड है आपका, दीर्घ रोम क्षुद्रांश में पाए जाते हैं अपितु आमाशय में नहीं। तो उत्तर है अवशोषण के लिए सतह क्षेत्र बढ़ाने हेतु। ठीक है। प्रश्न 3 है आपका, अमाशय का आंतरिक स्तर हाइड्रोक्लोरिक HCl अम्ल से सुरक्षित रहता है। उत्तर है श्लेष्मल स्तर अम्ल से रक्षा करता है। ठीक है। अब इसी में बी ऑप्शन था, उसमें चलते हैं। गाय हिरन आदि जंतु रूमिनेंट रुमदी क्यों कहलाते हैं? मानव में सेलुलोज का पाचन नहीं हो पाता अपितु रोमंथी जंतु इसका पाचन आसानी से कर लेते हैं। कारण बताइए। तो उत्तर है रूमिनेंट, ये जंतु घास को जल्दी निगलकर रूमिन में भंडारित करते हैं। इनके पास सेलुलोज पचाने वाले विशेष जीवाणु होते हैं जो मानव में नहीं होते। ठीक है। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 6 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। प्रश्न नंबर 7 है बच्चों आपका, सरल रेखीय वर्तुअल आवर्ती गति में उपयुक्त उदाहरणों की सहायता से अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है पहला है, गति के प्रकार में सरल रेखीय सीधी रेखा में गति जैसे सड़क पर चलती कार, वर्तुअल वर्ताकार पृथ्वी पर गति जैसे घड़ी की सुइयां, और सी है आपका आवर्ती जो निश्चित समय बाद खुद को दोहराए जैसे झूले की गति। ठीक है। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 7 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 8, ऊष्मा संचरण के 3 विधियों चालन संवहन और विकिरण में उपयुक्त उदाहरण देते हुए अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है बच्चों, ऊष्मा संचरण का हो जाएगा चालन ठोस में जैसे गर्म चम्मच, संवहन तरल गैस जैसे उबलता पानी, तीसरा है विकिरण माध्यम की आवश्यकता नहीं जैसे सूर्य की गर्मी। ठीक है। अब चलते हैं बी पर। गर्म कॉफी का ताप मापने के लिए डॉक्टरी तापमापी के बजाय प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग की अथवा दोनों के बीच अंतर समझाते हुए स्पष्ट कीजिए कि प्रयोगशाला तापमापी इसके लिए क्यों उपयुक्त है अपितु डॉक्टरी तापमापी नहीं। तो उत्तर है बच्चों इसका, डॉक्टरी तापमापी का परास कम होता है जैसे कि 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस, जबकि प्रयोगशाला का तापमापी का परास विस्तृत होता है लगभग -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, जो गर्म काफ़ी के उच्च ताप के लिए उपयुक्त है। ठीक है बच्चों। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। तो बच्चों प्रश्न नंबर 9 है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए उपयुक्त शब्द से करें। तो भोजन का पाचक एक हो जाएगा रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है बच्चों। दूसरा है लोहे में जंग लगने के लिए जल एवं ऑक्सीजन दोनों की होना आवश्यक है। ठीक है। तो इसमें ऑक्सीजन हो जाएगा। और थर्ड है आपका कॉपर सल्फेट एवं लोहे की अभिक्रिया अथवा में आयरन सल्फेट के निर्माण के कारण विलयन का रंग नीले से हल्के हरे में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। चौथा है आपका आकार आकृति रंग अवस्था आदि गुण भौतिक गुण कहलाते हैं। ठीक है। इसमें भौतिक हो जाएगा। फिफ्थ है लोहे का जिंक की परत चढ़ने का प्रक्रम यसद लेपन कहलाता है। ठीक है। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 9 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 10 पर। तो प्रश्न नंबर 10 है बच्चों, मिलाकर करें मिलान करें। तो ये लिखा है केशिकाएं हो जाएगा आपका डी, धमनियों। ठीक है। सेकंड मूत्र मार्ग हो जाएगा आपका सी, मूत्र को शरीर से बाहर निकालना। थर्ड है प्लाज्मा, तो ये हो जाएगा का रक्त का तरल भाग। ठीक है। ए हो जाएगा थर्ड का ए। और फोर्थ का हो जाएगा ई, धमनियों। और फोर्थ का ई हो जाएगा और फिफ्थ का बी हो जाएगा। ये देखिए इसका आंसर हमने यहाँ पे कर दिया है। ये थोड़ा सा इसमें पीडीएफ में सही से आया नहीं है। ठीक है। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 11 पर। एक अथवा दो में किसी एक का उत्तर दीजिए। तो एक में आपके 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं ए बी। ठीक है। अब दो में भी दिए हैं 2 क्वेश्चन ए और बी। फर्स्ट दोनों में से जो आपको अच्छे से आता है उसको आपको करना है, कोई एक को करना है। ठीक है। आपको इसी तरह से आपका प्रश्न नंबर 12 है। प्रश्न नंबर 12 भी आपको ऐसे ही करना है। प्रश्न नंबर 12 है बच्चों, कई कारखाने विशेष रूप से, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन है, इनके बेस पे आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं ए और बी।
और उसके बाद दूसरा भी ऑप्शन दिया है आपको सी एंड डी, इन दोनों में से जो आपको अच्छे से आता है उनको आपको करना है, ठीक है। ए भी तो करना ही है और सी एंड डी में से किसी एक का उत्तर देना है, ठीक है। इनमें से इन दोनों को करना है, इसमें से सिर्फ एक को करना है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चंस को हम करते हैं, प्रश्न नंबर 11 और प्रश्न नंबर 12 को। प्रश्न नंबर 11 का फर्स्ट का ए, वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर स्पष्ट कीजिए। दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण का कारण क्या है? तो उत्तर है वास्तविक प्रतिबिंब एवं आभासी प्रतिबिंब में अंतर। वास्तविक प्रतिबिंब वह होता है जिसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, जबकि आभासी प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता। दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण का कारण प्रकाश का परावर्तन होता है, ठीक है। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 11 का 1 का ए हो गया। अब बी पे चलते हैं हम। बी है आपका, समतल दर्पण से बनाने वाली प्रतिबिंब की कोई दो विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर है आपका दो विशेषताएं। प्रतिबिंब सीधा होता है, वस्तु के समान आकार का होता है और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर होता है जितनी दूरी पर वस्तु दर्पण के सामने होती है, ठीक है। इस तरह से आपका फर्स्ट का ए और बी हो गया। अब चलते हैं अथवा में सेकंड का ए और बी पर, ठीक है। अभी 11th का ही चल रहा है आपका क्वेश्चन। तो उत्तर लेंस को अभिसारी एवं अवतल लेंस को अपसारी क्यों कहा जाता है? उपयुक्त आरेख की सहायता से समझाएं। तो उत्तर है आपका उत्तर लेंस को अभिसारी कहते हैं क्योंकि यह समांतर प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, और अवतल लेंस को अपसारी कहते हैं क्योंकि यह किरणों को बाहर की ओर फैला देता है, ठीक है। अब इसी का बी क्वेश्चन है, अवतल दर्पण की कोई दो उपयोग लिखे। तो अवतल दर्पण के दो उपयोग हैं। दंत चिकित्सकों द्वारा दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है, और दूसरा टार्च, कारों और स्कूटरों की हेडलाइट पर परावर्तक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 11 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 12 पर। ये देखिए इस क्वेश्चन है आपका प्रश्न नंबर 12। आप क्वेश्चन पेपर में भी देख सकते हैं इसको। अब हम चलते हैं इसके बेस पे जो क्वेश्चन है उसको करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है ए, इस अपशिष्ट जल उपचार के दौरान होने वाली रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार का नाम बताइए। तो उत्तर है उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इसको। बी है, नदियों में प्रवाह से पूर्व इस अम्लीय अपशिष्ट जल का उपचार क्यों आवश्यक है? तो उत्तर है जलीय जीवों की सुरक्षा के लिए, क्योंकि अम्लीय जल को सीधे छोड़ने से मछलियां और अन्य जलीय जीव मर सकते हैं, ठीक है। सी है आपका, सी इसमें से दो क्वेश्चन में से कोई एक करना था, हमने दोनों का आंसर आपके लिए दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सी है, अम्लीय व क्षार के मध्य अभिक्रिया का सामान्यीकरण लिखिए। तो उत्तर है अम्ल प्लस क्षारक लवण प्लस जल हो जाएगा, ठीक है। अथवा में चलते हैं डी में, अम्लीयता होने पर चिकित्सक एंटासिड प्रति अम्ल लेने की सलाह क्यों देते हैं? तो बच्चों, जिसको खट्टी डकार या गैस बनती है उस पर ये डॉक्टर इसको सलाह देते हैं। तो इसमें देखिए उत्तर है इसका, क्योंकि एंटासिड क्षारीय बेसिक प्रकृति के होते हैं जो पेट के अतिरिक्त एसिड को उदासीन न्यूट्रलाइज कर देते हैं, जिससे दर्द और जलन में राहत मिलती है, ठीक है बच्चों। इस तरह से प्रश्न नंबर 12 कंप्लीट होता है। हम चलते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। प्रश्न नंबर 13 है बच्चों, ये देखिए क्वेश्चन है यहाँ से यहाँ तक। एक छात्रा को ये समझने के लिए कि विद्युत परिपथ किस प्रकार कार्य करता है, एक प्रयोग का निर्णय लेती है। वह बैटरी, बल्ब, स्विच और उपयोग करके एक सरल परिपथ का निर्माण करती है। जब वह स्विच की ऑन स्थिति में रखती है तो बल्ब तेजी से जलता है, और वह स्विच को ऑफ करती है तो तुरंत बल्ब बुझ जाता है। वह यह सब को नोट भी करती है। बल्ब केवल तभी जलता है जब परिपथ के अवयवों को सही तरीके से जोड़ा गया अथवा हो या तार सही से स्थिति में हो। तो इनके बेस पे 4 क्वेश्चन पूछे गए। पहला है ए बी परिपथ, इसके साथ ही फिर नीचे भी दिया गया है सी और डी में से आपको कोई एक ही करना है, ठीक है। चलिए हम इनको करते हैं, उसके बाद हम आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बच्चों, ये आपका प्रश्न नंबर 13। देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ तक है। अभी हमने क्वेश्चन को रीड किया था। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चंस पे जो इसे बेस पे पूछे गए हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आपका है, परिपथ में स्विच की क्या भूमिका होती है? तो उत्तर है, स्विच परिपथ को जोड़ने, पूरा करने या तोड़ने का काम करता है, जैसे विद्युत धारा का प्रवाह नियंत्रित होता है, ठीक है। बी है आपको, यदि बल्ब का फिलामेंट तंतु टूट जाए तो क्या होगा? तो उत्तर है, परिपथ टूट जाएगा, अपूर्ण हो जाएगा और विद्युत धारा प्रवाहित न होने के कारण बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, सी एंड डी में से कोई एक का उत्तर देना था। हमने दोनों के लिए उत्तर दिया आपके लिए। सी चलेंगे, विद्युत हीटर के तार को तृप्त होकर ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए विद्युत धारा का कौन सा प्रवाह उत्तरदायी है? तार में उत्पन्न ऊष्मा का परिमाण किन दो कारकों पर निर्भर करता है? तो उत्तर है
प्रभाव विद्युत धारा का तापीय प्रभाव हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कोई दो कारक है इनके, तार का प्रतिरोध रेजिस्टेंस, और सेकंड है प्रवाहित विद्युत धारा की मात्रा मैग्नीट्यूड ऑफ करंट या समय। ठीक है, तो ये आपका सी क्वेश्चन कंप्लीट होता है। हम चलते हैं इसके डी क्वेश्चंस पे। डी क्वेश्चन है आपका विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के दो अनुप्रयोग लिखिए। तो दो अनुप्रयोग है विद्युत घंटी इलेक्ट्रिक बेल, और सेकंड है विद्युत क्रेन भारी लोहे को वस्तुओं को उठाने के लिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का उपयोग होता है। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है बच्चों आपका प्रश्न नंबर 14। वार्षिक खेल प्रतियोगिता के दौरान योगेश 100 मीटर दौड़ प्रतियोगिता में तेज दौड़ता है। दौड़ पूरा करने के बाद उसकी धड़कन बढ़ जाती है और वह जल्दी जल्दी सांस लेने लगता है। उसके पैर में ऐंठन महसूस होती है। उसके खेल शिक्षक उसे मालिश करते हुए आराम करने का परामर्श देते हैं। तो इसके बेस पे पहला क्वेश्चन है, दौड़ के बाद योगेश को जल्दी जल्दी सांस लेने का क्या कारण है? तो उत्तर है ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए शरीर को अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसके लिए अधिक ऑक्सीजन चाहिए होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दौड़ के समय योगेश के पैर की मांसपेशियों में किस प्रकार का श्वसन हुआ? तो अवायवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं इसमें, कोई एक क्वेश्चन करना था इसका, लेकिन हम इसका दोनों आंसर कर दिया आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर सी का आपका हो गया, पैरों में पेशियों में ऐंठन के लिए उत्तरदायी पदार्थ का नाम लिखिए एवं इसका निर्माण तीव्र व्यायाम के समय ही क्यों होता है? तो उत्तर है पदार्थ लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक एसिड की वजह से, और दूसरा कारण है तीव्र व्यायाम के दौरान मांसपेशियों में ऑक्सीजन की कमी, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाती है, जिससे ग्लूकोज पूरी तरह न टूटकर लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। ठीक है, और इसी में दूसरा क्वेश्चन था डी क्वेश्चन आपका, यीस्ट जैसे कुछ जीव ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में किस प्रकार जीवित रहते हैं? तो उत्तर है यीस्ट आवासीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन करते हैं, जिसमें वे ऑक्सीजन के बिना भोजन ग्लूकोज को अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में विखंडित करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 14 कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं लास्ट क्वेश्चन आज का, प्रश्न 15। तो चलिए इसको रीड करते हैं पहले। प्रश्न नंबर 15 है बच्चों, एक शहर के नगर निगम ने सीवेज वही मल को नदियों में छोड़ने से पहले उसे साफ करने के लिए एक आधुनिक अपशिष्ट जल संयंत्र WWTP स्थापित किया। हालांकि कई स्थानीय निवासी उचित कचरा निपटान के महत्व से अनभिज्ञ है, मतलब उन्हें पता ही नहीं। वे घर का कचरा, प्लास्टिक के बैग और बचा हुआ खाना खुले नालियों में फेंकते हैं। समय के साथ साथ नालियां जाम हो जाती है और सीवेज उपचार संयंत्र में पहुंचने वाला पानी बड़ी मात्रा में ठोस अपशिष्ट लेकर आता है। इससे अपशिष्ट जल को प्रभावी ढंग से उपचारित करने में कठिनाई उत्पन्न होती है और बिना उपचारित अथवा आंशिक रूप से उपचारित पानी के जल स्रोतों में पहुंचने लगता है। तो इसका उत्तर है बच्चों, इसके बेस पे क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ना है। उसके बेस पे क्वेश्चन मिला हुआ है आपको और इसे करना है आपको। प्रश्न नंबर ए है आपका, WWTP में अवायवीय बैक्टीरिया की क्या भूमिका होती है? तो उत्तर है जैविक कचरे, स्लज अपांग एक अपघटन करना। ये बैक्टीरिया हवा की अनुपस्थिति में कचरे को पचाकर बायोगैस का उत्पादन करते हैं। ठीक है, इसी का बी क्वेश्चन है आपका, अपशिष्ट जल उपचार को दो उपाय लिखिए। तो दो उपाय हैं इसमें, बायोगैस ईंधन के रूप में उपयोग करना और शुष्क अपांग क्या होगा, ड्राइड स्लज खाद के रूप में उपयोग हो सकता है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, जिसमें सी है, सी एंड डी में से किसी एक को करना है आपको। ठीक है, जो आपको अच्छे से आता है। चलते हैं सी पर हम पहले, अपशिष्ट जल के प्रभावी उपचार से लोगों में क्या जागरूकता क्यों महत्वपूर्ण है, समझाइए। तो उत्तर है नालियों को जाम होने से बचाने के लिए यदि लोग जागरूक होते हैं तो वे प्लास्टिक और ठोस कचरा नालियों में नहीं फेंकें, जिससे WWTP सुचारू रूप से काम करेगा। ठीक है, इसका अथवा में चलते हैं, जल प्रदूषण को रोकने के लिए दो उपाय सुझाइए। तो दो उपाय, तेल, घी या पेंट सीधे नाली में न बहाएं। दूसरा, ठोस कचरा जैसे चाय की पत्ती, प्लास्टिक, कूड़ेदानी में ही डालें, नालों में नहीं डालें। ठीक है, इस तरह से आपका प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट होता है। तो बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही आसान वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये आपके लिए प्लेलिस्ट हमने बनाया है, इस प्लेलिस्ट पर जाकर आप अलग अलग सब्जेक्ट के वीडियोज़ देख सकते हैं। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिसमें हम आपको अपडेट करते हैं, नए जो भी चैनल पे आते हैं उसको हम अपडेट करते हैं। PDF फाइल भी हम यहाँ पे शेयर करते हैं आपके लिए, तो इसलिए आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो पर।
तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।